नमस्कार। सबसे पहले बिहार दिवस की शुभकामना और साथ साथ भारतीय नववर्ष 2080 विक्रम संवत की बहुत बहुत हार्दिक बधाई सबको। बिहार दिवस पे मैं अनुरंजन झा आज इंग्लैंड से बिहार में बैठे और देश के अलग अलग हिस्से में बैठे अपने बिहारी मित्रों, बिहारी गार्जियंस और इन लोगों से तमाम मुद्दों पर बात करने जा रहा हूँ। हम लोग आज बात करेंगे कि आखिर बिहार की वर्तमान परिस्थिति में क्या ऐसा किया जाना चाहिए जिससे बिहार के युवाओं को एक बेहतर भविष्य मिल सके। आप सब लोग इस पूरी बातचीत को गौर से सुनिए और अगर आपके भी कुछ विचार, आपकी भी कुछ राय हों तो ज़रूर रखिए, क्योंकि हम उसको फिर दोबारा से इस मंच पर उसकी चर्चा करेंगे। बहुत सारे मित्र, बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने आज सोचा था कि हम तमाम बुद्धिजीवियों से, नेताओं से, पत्रकारों से लगातार चर्चा करते हैं कि बिहार कैसा हो, देश कैसा हो, उसकी बातें कैसी हो, लेकिन हम ये बातें नहीं करते कि आम जनता बिहार की क्या सोचती है, वहाँ की राजनीति के बारे में, वहाँ की परिस्थिति के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में और उनके मन में क्या समाधान दिखता है। इस बातचीत में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनसे मैं पहली बार बात कर रहा हूँगा। लगभग सभी लोग ऐसे ही होंगे जिनसे मैं पहली बार रूबरू हो रहा हूँगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बातचीत काफ़ी दिलचस्प होगी। तो मैं शुरू करता हूँ आज की बातचीत और एक-एक करके मैं मेहमानों को इसमें जोड़ता जाऊँगा और फिर उनसे लगातार बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं अपने इस मंच पर बुला रहा हूँ राज किशोर सिन्हा जी को। सिन्हा जी प्रणाम, सादर प्रणाम आपको। जी प्रणाम। आप गार्जियन तुल्य हैं हमारे और इसीलिए मैं सोचा कि आपसे ही शुरुआत करते हैं इस बातचीत की। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिहार दिवस पर आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? आपका लंबा अनुभव जीवन का रहा है, आपने बिहार की परिस्थितियां, समस्याएं, बहुत सारी चीजें देखी हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में ऐसा तुरंत क्या किया जाना चाहिए कि आने वाले समय में बिहार के बच्चों का भविष्य बेहतर हो? बिहार जो क्या किया जाना चाहिए, बहुत कुछ किया जाना चाहिए। अभी जो मैं कुछ पहले समस्याओं को जो मैं देख रहा हूँ, थोड़ा संक्षेप में बोलता हूँ, फिर उसके बाद तो समस्याएं जो हैं कई हैं और बहुत हैं, लेकिन ये एक नई समस्या मैं देख रहा हूँ जिसको बहुत बड़ी गंभीरता से महसूस कर रहा हूँ और आप सब भी महसूस कर रहे होंगे कि चाहे वो मैं देख रहा हूँ कि मेरा गांव, मेरी ससुराल या मेरे रिश्तेदार जो पटना में रहते हैं, सबके मकान खाली हो रहे हैं। ये इस समस्या की ओर मैं सोच में पड़ गया हूँ। मैं अभी बंगलोर में हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो सारे मकान खाली पड़े हैं और बिहार का विकास या बिहार दिवस हम मना रहे हैं, तो हमको ये अजीब सी लग रहा है। हम पोस्ट लिख रहे हैं फेसबुक पर बिहार दिवस है, लेकिन ये कैसा दिवस है जो हमारे मकान, हमारे रिश्तेदारों के मकान और जो हमारे पुश्तों से जो कमाई हुई संपत्ति, अर्जित संपत्ति या विरासत में प्राप्त संपत्ति को छोड़कर हम यहाँ कहीं नौकरी कर रहे हैं। तो ये समस्या सबसे अधिक मुझे खल रही है। ये मैं अपनी आत्मा की आवाज में बता रहा हूँ, समस्या समझे या जो भी समझे। जी जी, तो सबसे बड़ी राजकिशोर जी, मैं इसमें रोकूंगा। आप दर्शकों को बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? 72 वर्ष। अब 72 सालों में आपको पहली बार ये ऐसा एहसास हुआ कि पलायन की समस्या बहुत बड़ी है, या पिछले कुछ 10, 20, 25 सालों में ऐसा आपको दिखा? नहीं, पलायन बहुत पहले से हो रहा है, ये हम लोग सभी जानते हैं। तो पलायन हो रहा था तो हम लोग देखते जा रहे थे कि भाई एक लड़का, दो लड़का, चार लड़का गांव से गया, घर से गया। और अभी ऐसा है कि कोई युवा बचा ही नहीं घर में, कोई घर में ताला बंद करने वाला नहीं है। ये स्थिति है। और जो बुजुर्ग बचे हैं उनको कौन देखेगा, ये स्थिति है।
तो ये बिहार दिवस या बिहार का भविष्य कहाँ है, ये मेरे सामने खड़ा है, जी आपके सामने। जी, मैं अब इसमें प्रोफेसर सौरभ सुमन को जोड़ रहा हूँ साथ में। सौरभ जी, आपने राजकिशोर जी की बात सुनी। उन्होंने कहा कि लोग नहीं हैं, गांवों में लोग नहीं हैं, घरों में ताले हैं, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में बैठकर हम बिहार दिवस मना रहे हैं। ये भी सच है, बिहार में लोग नहीं हैं, मतलब जो लोग बिहार का भविष्य बदल सकते हैं वो बिहार में नहीं है। राजकिशोर जी ने सीधा बिल्कुल पिन पॉइंट इंगित किया है। आप अपनी राय रखें। सर, उन्होंने बहुत सही कहा है कि बिहार दिवस हम मना रहे हैं, शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन अगली बार जब 2024 में हम बैठेंगे तो सेम शुभकामना फिर से देंगे, लेकिन क्या बिहार का साक्षरता दर जो सबसे अंतिम पर है, क्या वो अरुणाचल प्रदेश से भी ऊपर आ पाएगा? जी नहीं, क्योंकि हम कोशिश नहीं करें। हम मतलब हम, मैं किसी राजनीतिक दल या किसी भी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं बात करूंगा। अब हम कैसे नहीं कर रहे? सर, आज कल इंटर का रिजल्ट निकला बिहार में, बड़े बड़े पेपर्स में आए, सभी जगह आए, पोस्टर लगे, बैनर लगे, और लोग मतलब एजेंसी ने ये कहा, मैं सरकार की जगह पे एजेंसी बोलूंगा, कि उन्होंने बहुत कम समय में, देश के सबसे कम समय में परीक्षा के बाद रिजल्ट दिया। और आज मैं एक पेपर का कटिंग देख रहा था कि कॉमर्स के टॉपर जो हुए हैं उनके स्कूल में कॉमर्स के टीचर नहीं। तो हम पढ़ने के लिए कहाँ जाएंगे? बिहार से बाहर जाएंगे, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, सबको पढ़ाई करनी है। हम इंटर तक अगर बिहार में नहीं कर पा रहे हैं बिना शिक्षक के, तो हम कोचिंग में जाएंगे। लेकिन आपने कोचिंग की परिपाटी भी तो कोटा को दे दी। बिहार के शिक्षक, बिहार के बच्चे, और कोटा बन गया एक औद्योगिक नगर की तरह विकसित हो गया। क्यों नहीं हमारा पटना विकसित हुआ? क्यों नहीं दरभंगा? क्यों नहीं मधुबनी? क्यों नहीं समस्तीपुर? सब कुछ हमारा ही था, बच्चे भी हमारे, शिक्षक भी हमारे, लेकिन हमने कोटा को दे दिया। बाद में आती है बात कि हम पढ़ाई करने का, प्रोफेशनल स्टडी के लिए बाहर जा रहे हैं। हमने खुद नागपुर में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, वहीं पे इंजीनियरिंग को पढ़ाया है। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि आज हम कोई फैक्ट्री नई फैक्ट्री लगा नहीं पा रहे हैं। हम मान लेते हैं, चलिए हम आज नहीं लगा पाएंगे। क्या हम एक आईटी कंपनी सेटअप नहीं कर सकते? उसके लिए तो हमें बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आज आपके पास एक टीसीएस है पटना में, लेकिन अब मैं उससे रिलेटेड हूं, मैं आपको बता दूं कि उसमें भी लोग नहीं है। वो बाहर, बिहार के बच्चे बिहार में जो जॉब कर रहे हैं, बिहार के बाहर सॉफ्टवेयर वाले, और वो पटना टीसीएस में नहीं आना चाहते। कारण, आपका वर्किंग कल्चर खत्म होने के बाद सैटरडे संडे जो वीकेंड मिलता है, उसमें आप बिहार में कहां जाओगे? आपका लाइफ क्या है, जो बच्चे खोज रहे हैं। सबसे ज्यादा अब बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे टूरिज्म से लोग कमा रहे हैं। गोवा है, गोवा में बहुत अच्छी खेती करके तो लोग नहीं कमा रहे, लेकिन हमारे यहाँ टूरिज्म क्या है? हम सीता जी की जन्मस्थली के राज्य वाले निवासी हैं, लेकिन हम सीता जी को ये दर्शन करने के लिए, मंदिर दर्शन करने के लिए नहीं जा पा रहे, क्योंकि लोगों को बताया तक नहीं गया अच्छे। हम जश्न मना रहे हैं कि अयोध्या में राम जी के लिए जाएंगे, तो पर हम भी तो सीता जी वाले जगह के हैं, पर हम नहीं जा रहे हैं। हम सिर्फ दम भरेंगे कि हम संविधान निर्माता वाले राज्य के, हम नालंदा वाले हैं, पर नालंदा का क्या हाल है? हमारा तो नाम ही पड़ा है बौद्ध विहार पे। और राजगीर छोड़ के आप कहां ऐसा जगह बता दीजिए जहां पे टूरिज्म के लिए लोग आते हैं। और सबसे इजी बिहार के युवा या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या आर्थिक संसाधन को मजबूत बनाने का एक अच्छा माध्यम था टूरिज्म, जिसमें आपको ज्यादा खर्च नहीं था। कुछ दिन पहले बिहार सरकार ने एक कोशिश की थी, जगह जगह हाजीपुर में, जो सोनपुर मेला में पंडाल वाला जो सिस्टम, स्विस कॉटेज है, वो लगाने का। पर कितने लोग आए उसमें? एक बहुत बड़े मशहूर बाहर के फॉरेनर यूट्यूबर को लाया गया सर, कि आप चलिए बिहार में यूट्यूब बनाइए। आपको कुछ उदाहरण देता हूं, आप सोच के अगर हम देखते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो गए एक जगह, सिलाव का खाजा बिहार में बहुत प्रसिद्ध है, वो खाने गए। पता है उनको किस चीज में दिया गया? न्यूज़पेपर के कटिंग में, पेपर पर उनको सिलाव का खाने के लिए दिया गया। वो वीडियो पब्लिश हो रहा है और आप लिट्टी चोखा लेके घूम रहे हैं। हम उससे आगे गए, वो मछली, राजगीर वाले लाइन में शायद मछली कहीं पर बहुत प्रसिद्ध है, जगह का नाम मुझे याद नहीं। वहां पे जो एक छोटे से लाइन होटल में मछली खाने गए, वहां का वीडियो आप देखोगे तो आपको बुरा लगेगा कि मतलब बिहारी होने के बावजूद आपको बुरा लगेगा। तो बाहर के लोग आपको क्यों नहीं सुनाएंगे?
हम आप बोलते हैं कि हम मजदूर नगरी वाले हैं, या अभी कुछ दिन पहले कंट्राडिक्शन भी हुआ था, इतना हुआ था। लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ, समस्तीपुर के रहने वाले हैं, हमारे जान पहचान वाले का पेपर मिल था बहुत पहले, मतलब 40-45 साल पहले। वो पेपर मिल बंद हो गया, तो अब बगल रिश्तेदार जान पहचान वाले, तो पूछा गया कि भाई ये पेपर मिल क्यों इन्होंने बंद किया, जबकि इनकी फैक्ट्री तो पूरे देश भर में थी। तो बोला गया कि ये फैक्ट्री पे जब शुरू होता था हर 15 दिन पे आंदोलन किया जाता था, बाहर के लोगों के द्वारा नहीं, उसमें काम कर रहे लोगों के द्वारा। समझ गया। उन्होंने बंद कर दिया, दूसरी जगह फैक्ट्री सेटअप की। जस्ट कुछ दिन पहले आप ठीक कह रहे हैं सौरभ जी, आपने मुद्दों को इंगित किया। हम लोग एक ऐसा करते हैं कि पहले सब पे बात कर लेते हैं और फिर समाधान पे एक बार और चर्चा करेंगे। हमको लगता है कि शायद वो ज्यादा बेहतर होगा। मैं राहुल को लेता हूँ फ्रेम में। राहुल एक युवा पत्रकार हैं और लिखते पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे विषयों पे मैं देखता हूँ कि अच्छी पकड़ रखते हैं और अच्छी सोच रखते हैं। राहुल, आप क्या सोचते हैं? आपने दोनों लोगों की बात सुनी, राजकिशोर जी की भी, प्रोफेसर सौरभ सुमन जी की भी। आपका क्या मत है इस पर? नमस्कार सर। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको कहना चाहूँगा, क्योंकि बहुत अच्छा आपने यह पहल की है कि डायरेक्ट जनता के विचारों से रूबरू हों और जनता के विचारों को जनता के समक्ष रखें। इसके लिए मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं सर आपको। सर, बिहार का जो विषय है, अभी प्रोफेसर सौरभ सर और राजकिशोर सिन्हा सर कह रहे थे, तो मैं इनकी सभी बातों पे लगभग सहमति जताता हूं। और आज के समय में सर देखिएगा, बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं सबसे ज़्यादा मेधावी, जहाँ तक मेरा सोच है, मेरी मानना है, अभी जैसे यूपीएससी का रिजल्ट आता है तो बिहार के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा टॉपर्स में देखे जाते हैं। और केबीसी जो प्रतियोगिता होती है हर साल, उसमें भी जो विनर्स होते हैं ज़्यादातर बिहार के होते हैं। और टीचर्स प्रोफेसर की बात करें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी बिहार के प्रोफेसर और बिहार के टीचर्स ज़्यादा दिखते हैं। यानी हमारे यहाँ लोग जो है वो काफ़ी हर क्षेत्र में काफ़ी आगे हैं और काफ़ी, क्या बोलते हैं, मतलब कि प्रतिभा है। लेकिन यहाँ पर उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है कि अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल, अपनी प्रतिभा का जो है वो अपने यहाँ बिहार में रह करके उसको यूटिलाइज कर पाए। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में ही इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह डेवलप किया जाए ताकि बिहार के जो मेधावी स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई के लिए बाहर ना जाना पड़े, और बिहार के जो टीचर्स प्रोफेसर्स हैं उनको भी बिहार में रह करके बिहार को विकसित करने के लिए अपना योगदान दे सके और बिहार के छात्रों को शिक्षित कर सके। और भी क्षेत्र पत्रकारिता में भी देख लीजिए, बिहार के पत्रकार, आप भी बिहार से हैं और आपने भी काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी ख्याति बना ली है। हर क्षेत्र में बिहार के लोग काफ़ी आगे हैं, लेकिन बिहार में वैसा मौका नहीं मिल पाता है बिहारियों को अपने प्रदर्शन करने के लिए। तो बिहार में मैं चाहता हूँ सबसे ज़्यादा जरूरी है संसाधन की जो कमी है उसको दूर करने के लिए सरकार पहल करे। सरकार ही कर सकती है, इसलिए मैं बिना राजनीति किए, मतलब की बात को राजनीति किए बिना सरकार को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। पिछले 30-40 साल की सरकार ने अगर बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम किया होता तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। जी ठीक है। और मैं अभी लेता हूँ फ्रेम में मनोज जी को। मनोज जी काफी देर से सबकी बातें सुन रहे हैं जी। और बताइए आप क्या सोचते हैं मौजूदा परिस्थिति में और क्या कुछ समाधान आपको दिखता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बिहार होने के नाते हमारे पास जो भी है उसको, जिस संपदा को हम बचा के चल रहे हैं, जहाँ भी हैं दिल में तो बिहार रहता ही है। मौजूदा जो हालात है बिहार का, और उससे पहले भी मैं खुद वहाँ जाकर कुछ विषयों पर शोध किया, काफ़ी समय रहा भी मैं बिहार में, मूलतः दिल्ली ही ज़्यादा रहना हुआ। जो अभी एक समय शुरुआत हुआ था, बुद्धिजीवियों को यहाँ से भगाया जाए। अभी आप कहाँ हैं? बुद्धिजीवी अभी मेरठ हूँ मैं। अच्छा, और जहाँ पे मैं हूँ थोड़ा सा वो जगह कुछ फार्म हाउस टाइप का ही है। कोई बात। और तो थोड़ा नेटवर्क का भी दिक्कत हो, इसलिए कनेक्ट नहीं हो पाया था शुरू में। और मैं रहता हूँ यहाँ थोड़ा बड़े अलग ही अंदाज में। तो ये देखा मैंने वहाँ कि जो ट्रेंड शुरू हुआ था राजनीतिक लाभ के लिए, वो आज सामाजिक पतन का कारण भी बना। अभी राजकिशोर सिन्हा जी ने जो कहा कि पटना से लोग बेच कर भाग रहे हैं, एक दौर था जब बहुत
बड़ी पलायन हुई, हर प्रकार के लोग बिहार छोड़कर भागे और अलग अलग राज्यों में अपना स्थान बनाए। आज लगभग बीच में जो थोड़ी परिस्थिति सुधरने की हालात में था वो फिर बिगड़ा है और अब तो स्थिति यह है कि लोग आपके पॉकेट से ही पैसा निकाल ले रहे हैं। उसका उदाहरण आप देख रहे हैं, जो टॉयलेट स्कीम थी, अभी भी जो इंदिरा आवास योजना चल रहा है, तो जिस तरह से अभी भी हिंसाएं बढ़ी हैं, वो कमाल का अभी देख रहा है आदमी। अब समझ में ये कहना ठीक है, अभी प्रोफेसर साहब का सुना मैंने कि टूरिज्म को बढ़ाया जाए। सवाल नीयत का है, सारा खेल नीयत पर आकर रुक जाता है। नीयत अगर हमारा ठीक नहीं है तो हम जितने कैलिबर पूरे विश्व में बिहार का जो नाम है, चाहे वो किसी विभाग में हो, शायद ही मुझे लगता है कि मैं यहाँ एक समाज कहते हैं जिसको जाट गुजर कहते हैं, मैं उनका एक तरह से फैसिलिटेटर भी हूँ, गाइड भी हूँ, उनको सामाजिक सलाह भी देता हूँ और सभी तरह के लोग आकर हमसे राय लेते हैं। अब बताएं कि मैं यहाँ बैठकर इस तरह की, और मैं अपने बिहार, अपने गांव में जाकर रहने में असमर्थ हूँ। उसके कई कारण हैं। कारण सिर्फ यह है कि आप सही बात कह के वहाँ नहीं रह सकते, लोगों को सही दिशा देकर, क्योंकि आपको संघर्ष करने के लिए भी वहाँ मौका नहीं दिया जाता। तो जो कानूनी तौर पे कहें या जो समाज में जो जातीयता, जो जात का सिस्टम है और जो व्यवस्थाएं ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं कि बुद्धि यहाँ काम नहीं कर रहा है। अब कहना तो ठीक है, हम कुछ भी कह दें, लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग जो है बिल्कुल डेड है। उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्या व्यवस्था हो कि बिहार की जो समाधान समस्याओं का हो, युवा का जो पलायन है। जी जी, आप जिम्मेदार परिस्थितियों में नियत को मानते हैं, जी जी बिल्कुल, लोगों को भी मानते हैं जो जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार जी, और वो अहम ओहदे पदे पर हैं, उनका तो बनता ही है, क्योंकि हमने उनको एक जवाबदेही तो दी है ना, जिम्मेदारी भी दी है, तो उनकी जवाबदेही भी बनती है। तो जिम्मेदारी के साथ साथ जवाबदेही से तो भागा नहीं जा सकता है ना। नहीं भागा। हमारी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमारी जो अकाउंटेबिलिटी भी बनती है। अगर हमारा फंडामेंटल राइट है तो हमारी ड्यूटीज भी अहमियत रखता है। तो यह जो बात है, इसको अगर विस्तार रूप में देखें तो इसमें बहुत ऐसी छोटी छोटी बातें आ जाती हैं जिन पर भी खुल के बात होनी चाहिए। और यह प्लेटफॉर्म के लिए मैं आपको बहुत शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि पहले तो मुझे नहीं जानकारी थी, लेकिन यह होना चाहिए। मैं रवि जी को लेता हूँ क्योंकि उनको जी जी बिल्कुल काम निपटाने हैं, तो युवा जरूर इंतजार नहीं कराया जाए। हाँ हेलो, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोले। जी जी, सभी को नमस्ते। मूलतः मैं सिवान से हूँ, बिहार का। अभी मैं मुंबई में हूँ और मैं अपनी पढ़ाई 12वीं तक पटना में ही किया था और फिलहाल मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग करके अभी जस्ट कंप्लीट किया और यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मुझे एक यही समस्या लगा कि वहाँ पे बिहार में जॉब की कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। जैसे IT हब यहाँ मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर में है, तो ऐसा सेटअप बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? जैसे बिहार को अभी यहाँ के लोग एक लेबर हब के जैसे देखते हैं। तो मेरा सवाल यही है कि वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि वहाँ डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा रवि सवाल ये है कि समस्या तो दिख रही है, समस्या तो हम सब किसी को मालूम है। समस्याओं पे बात हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि समाधान क्या है, मतलब उस दिशा में क्या सोचा जा सके। तो मैं अभी प्रेमानंद प्रसाद जी को मैं अभी साथ में जोड़ता हूँ और काफी देर से वो अब सबकी बातें सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ बातें उनके मन में भी होंगी। जी प्रेम जी। सर, सभी को नमस्कार। मैं सबकी बातें सुना। आज बिहार दिवस के अवसर पे आप आयोजित किए, बहुत अच्छा लगा। और मैं भी बिहार से, छपरा जिला से हूँ, मढ़ौरा से, जहाँ पे एक समय में 4-5 फैक्ट्रियाँ हुआ करती थी। और अभी मैं महाराष्ट्र में हूँ और जिंदल ग्रुप में नौकरी करता हूँ मैं भी। अब 25 साल से इंडस्ट्री में मैं हूँ। मैं सब तो सबकी बातें सुना और जो समस्या है वो तो सबको पता ही है।
तो जैसे अब मैं सर के बात सुना था किशोर जी, घर खाली हो रहे हैं, सर घर खाली हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। अपहरण जो बढ़ गया है तो क्यों क्यों रहेगा लोग बिहार में। और आगे भी जो समस्या है, एम्प्लॉयमेंट है, नौकरी है, चाहे शिक्षा है, समस्या सब है। मैं समस्या नहीं गिनाऊंगा सर, मैं समाधान पर सोचता हूँ और सोचता हूँ कैसे काम होगा। तो सबसे पहला मेरे पहले मन में आता था कि नहीं हम फैक्ट्री लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन अभी अब लगता है कि नहीं सर, लॉ एंड ऑर्डर पहले चाहिए। जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगा तो नियत अपने आप नहीं सुधरेगा। और दूसरा बात है सर कि किशोर जी का बात सुना मैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, राजा, जो सरकार में प्रतिनिधि है, उनकी जिम्मेदारी तय हो। और हम लोग एक ही चीज के लिए एक ऑफिस में एक क्लर्क को, एक कलेक्टर को बराबर दोषी नहीं मान सकते। कलेक्टर को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई है, उनको ज्यादा जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, तभी जाके ये सब चीज रुकेगा सर। और एम्प्लॉयमेंट में अब जो व्यापारी है 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमा रहा है, उनका जान माल अगर अच्छा नहीं हो पा रहा है तो सर करोड़ों रुपए लेके क्यों आया कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो कुछ हम लोगों को भी सोचना होगा। जो लेबर, जो आम आदमी सोच से गलती करता है तो उसको रोकने के लिए तो जो नीति बना रहे हैं नेता है, सरकार है, अधिकारी है, वो कर सकते हैं ना। आम आदमी तो चलिए वो जितना लेवल है उसी लेवल तक सोचेगा। तो उसके लिए पूरा प्रयास ऊपर से होना चाहिए। और पूरा दोष जो भी आज बिहार की स्थिति है, लोग बोलते हैं जनता, जनता नहीं है सर, दोषी ऊपर वाले हैं, सरकार और ये जो व्यवस्था को देख रहे हैं। और मेरा मतलब मेरा खुद निजी मानना है, मैं इंडस्ट्री में मेरे 2 बच्चे पढ़ रहे हैं और इस साल फाइनल करेंगे। नौकरी करने के लिए उनको भी, मैं 25 साल प्रवास में रहा और घर पे मम्मी पापा हैं, घर पे जाता हूँ हर बार 2 बार 3 बार साल में हम लोग रहते हैं। हमारे बच्चे भी नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों में जाएंगे, उनका भी कैंपस सिलेक्शन हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि मैं जब घर जाकर बात करता हूँ, बच्चे कहते हैं क्यों जाइएगा वहां पे, क्या रह गया है। लेकिन फिर मन को चोटता है, मन करता है कि नहीं जाए। अब मम्मी पापा है वहां रहना चाहते हैं, वो कहते नहीं हम यहीं रहेंगे। तो ये मेरा मानना है कि ये समस्या सबके साथ है, मेरे साथ नहीं है सर। तो और मान लीजिए हम कहीं भी दुनिया में चले जाएं, जो हमारा जन्मभूमि है, मातृभूमि है, बिहार है, वो तो हमसे छूट नहीं सकता। और वो हमारा जो ठप्पा लगा हुआ है कि जन्म हमारे बस में नहीं है, वो छूट नहीं सकता है। तो उसको सुधारने के लिए हम ही करना पड़ेगा। हालांकि मैं सोचता हूँ मैं कितना काम कर पाऊंगा मुझे पता नहीं है। आज तक मैं इंडस्ट्री में 25 साल काम किया और पिछले 3 साल से YPA का एक संगठन है, अभिनय सिंह जी है, उनके साथ मिलकर हम लोग हर साल छठ पूजा में छपरा, सिवान, गोपालगंज में कार्यक्रम करते हैं और अच्छा किए हैं। अब मैं भी कोशिश जितना समय होता है समाज में देने की कोशिश करता हूँ, मैं अपना प्रयास। तो ये सब मेरे मन में बातें तो बहुत है जी, बातें तो बहुत है। बात सही कह रहे हैं, बातें तो बहुत हैं। और मुख्य तौर पे जी आपने जो समस्या गिनाई वो है लॉ एंड ऑर्डर जी। और नहीं, लॉ एंड ऑर्डर एजुकेशन है, एनवायरमेंट होना चाहिए सर। जब माहौल नहीं रहेगा तो लोग कैसे आएगा। तो सब चीज बहुत बड़ी बात है सर। मैं अभी संतोष जी को लेता हूँ, आप अपनी बात रखें। पहले तो सभी लोग जो भी हैं सबको मेरे तरफ से नमस्कार, प्रणाम। और आज चूंकि हिंदू नववर्ष भी है तो हार्दिक शुभकामनाएं सबको। और बहुत सारा पर्व त्योहार है, अच्छा समय है, हम लोग मिले हैं अनुरंजन जी। इतने लोग हैं, सबको मेरा प्रणाम है। राजकिशोर सिन्हा जी को सुने, प्रोफेसर साहब को सुने, हमारे यंग राहुल जी हैं, रवि जी हैं, प्रेमानंद जी हैं, अच्छा लगता है सुन के। और अब मालूम नहीं हम आप आज जो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत का क्या मौजू है, कभी कोई समस्या बता रहे हैं, कभी कुछ। हम भी मुंह फट है, मतलब ये है कि यही कारण है कि आपसे मिलन हुआ, बातचीत हुआ, बहुत इच्छुक थे कि आपसे मिले, बातचीत करें। शायद आवाज ठीक से जा रही है हमारी? आ रही है, थोड़ी सी इको हो रही है लेकिन ठीक है, आ रही है। हाँ, तो वही है, नेटवर्क भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं रहता है बिहार में। इंटरनेट की जो स्पीड है उसको लेके भी ये है। और मान लीजिए बहुत सारी समस्याएं हैं, समस्या पे बात करेंगे तो नहीं होगा। हम लोग ये है कि समस्याएं तो बहुत सारी हैं, सब पे बात करेंगे। और मैं एक चीज संतोष जी रोक के भी बताऊं कि जो भी मित्र अगर कहीं निकलना चाहते हो, उनको अगर कोई दूसरे काम की व्यस्तता हो तो वो जा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी बात रखी। और बहुत सारे और भी लोग हैं जो क्यू में हैं, मुझे दिख रहे हैं स्टूडियो में, तो उनको मैं धीरे धीरे करके लूंगा। तो बातचीत हम जब तक लोग रहेंगे तब तक हम बातचीत करें। जी, आप जारी रखें।
तो सर वही कह रहे थे कि मतलब बिहार दिवस को लेके बात जो हो रही है तो हो ही रही है। बिहार मान लीजिए बदनाम या किसी भी तरह का जो स्थिति है वो तो है ही। शिक्षा के स्तर पे भी बहुत कमियां हैं यहाँ पे। आप बाहर अमेरिका में रहते हैं और मैं आपके बारे में विशेष कुछ लोग मैं पहले आपके इंग्लैंड में बारे में हूँ। बता रहे थे तो उतनी ही जानकारी है आपको। तो अब हम ये चाह रहे थे कि आपने जो स्ट्रीम यार्ड से सबको जोड़ा, ये हम लोग भी, मेरे में भी थोड़ा जर्नलिज्म का ये है, हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो लिखते पढ़ते रहते हैं, और इसी उद्देश्य से आपसे मिलने का ही मेरे को बहुत ज्यादा ये था कि भाई अनुरंजन जी से मिले, कम से कम उनसे बातचीत करें। आपको बौद्धिक क्षमता और उसके हम कायल हैं। चलिए ये तो आपकी परवाह हुई, लेकिन अभी जो बातचीत का क्रम है वो किस दिशा में आप लेके जाना चाह रहे हैं? मैं एक इंस्पायरिंग टॉक चाहता हूँ। देखिए, मैं आज की बातचीत सामान्य मतलब आम जन जो भी आपस में हम लोग हैं, मैं इसलिए करना चाहता था। देखिए, मैंने शुरू में ही कहा कि हम लोग लगातार बुद्धिजीवियों से, जिसको कहते हैं कुछ सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों से भी, पत्रकारों से, अधिकारियों से, नेताओं से तो बातचीत होती रहती है, और वो बातचीत आम जनता सुनती रहती है कि भाई कौन क्या बात कर रहा है। और उस बातचीत के बाद उस आम पब्लिक के मन में ना कुछ सवाल होते हैं कि ये सवाल वो क्यों नहीं पूछ रहा है। मान लीजिए बतौर पत्रकार मैं अगर कोई सवाल करता हूँ किसी नेता से, तो उस आम आदमी जब सुन रहा होता है मुझको, तो उसके मन में एक सवाल आता है कि अरे ये सब सवाल तो पूछ रहे हैं और मेरी समस्या तो यहाँ यही नहीं पूछ रहे। फिर नेता विकास की बात करता है तो उसके मन में लगता है कि अरे ये जिस विकास की बात कर रहा है वो विकास तो दरअसल है ही नहीं, जो विकास हमको चाहिए वो इसकी बात नहीं कर रहा है। तो मैंने सोचा कि इस मुद्दे पर बात आम लोगों के साथ जोड़कर की जाए, जो लोग भी इच्छुक हो, कि उनके मन में, देखिए आइडिया क्या है कि किसी के मन में कोई भी बहुत बड़ा आइडिया आ सकता है कभी भी, और एक आइडिया होता है और उसका एग्जीक्यूशन होता है कि उसको कैसे किया जाए। हमारे बिहार के भी समस्या ये है कि वहाँ आइडिया की कमी नहीं है, लेकिन एग्जीक्यूशन की बहुत बड़ी समस्या है, और उसकी वजह क्या-क्या है इस पर चर्चा करना हमारे लिए, मुझे लगा कि इस पे ज़रूरी था। तो उस दिशा में बढ़ना, जैसे मनोज जी चले गए, उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उन्होंने भी बताई। राजकिशोर जी पलायन सबसे पहले कह चुके। सौरभ जी ने बहुत विस्तार से चीज़ों को रखा। एक और मित्र हमारे अभी इंतज़ार में है काफ़ी समय से, इनको मैं जोड़ता हूँ। इनके नाम में लिखा हुआ है सेक्यूलाल बिहारी। पूरा नाम क्या लिखते हैं आप बंधु? आपकी आवाज, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, नमस्कार। सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं और बिहार दिवस की शुभकामनाएं। जी सर, बोलिए। ये मेरा सेकुलर बिहारी ट्विटर का नाम है, वहाँ एनोनिमस नाम से मैं रहता हूँ। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। आपका नाम क्या है वैसे? हेलो जी सर, आदित्य नाम हुआ हमारा। जी आदित्य जी, बताइए। आवाज आ रही? आवाज हाँ, आ अब रही आ सर रही है, मेरी? अब आ रही है, रखिए। जी सर, मेरा एक ऑब्जर्वेशन कहिए या सवाल जो भी है, आप कहीं भी दूसरे राज्य के जो इंटेलेक्चुअल्स हो गए या फिर जो पैसे वाले लोग हो गए, वो अपने राज्य के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप महाराष्ट्र जाके देखिए, वहां के लोग अगर बाहर भी चले गए तो कुछ न कुछ वहां के लिए करेंगे। गुजरात देखिए, पंजाब देखिए, या फिर तमिलनाडु देखिए। एक बहुत बड़े सीईओ हैं जोहो कंपनी के, श्रीधर वेम्बू, जो कि पहले अमेरिका में रहते थे और वो अमेरिका के लाइफ स्टाइल को छोड़कर वापस तमिलनाडु आए हैं। वहां से वो जोहो कंपनी को शुरू कर रहे हैं ताकि तमिलनाडु बढ़े। हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आप मैं नाम लेना चाहूंगा, अग्रवाल जी हैं वेदांता वाले, वो बात तो बहुत चीज करेंगे, बिहार में तो शुरू क्यों नहीं करते यहाँ के लोग? हर कुछ बाहर क्यों? यहाँ पे आपके पास संसाधन, अब वो ऐसा बात नहीं रहा पहले कि आपको मिनरल्स के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। अब रोड्स अच्छी हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल सकता है। पैसे की कमी अब कहीं भी नहीं है। हमारा लेबर पूरे इंडिया में जा रहा है, इंडिया क्या बाहर तक जा रहा है। आप अगर मिडिल ईस्ट के किसी भी कंट्री में जाइए, वहां पे लेबर तबका आपका बिहार यूपी का ही लोग है। तो ये चीज बिहार में क्यों नहीं हो रही है? ये लोग पैसा कमा रहे हैं,
बोलेंगे बिहार की याद आती है, लेकिन बिहार आते क्यों नहीं है। दूसरी बात जरा हमारी कि हर कुछ यहाँ पे जाति पे आके क्यों रुक जाती है। अगर प्रकरण हम अभी ताजा मनीष कश्यप कर ले, हम में से बहुत से लोग होंगे जो उनके काम को पसंद करते होंगे और नहीं पसंद करते होंगे, ऐसा बात है। मैं ही उनके कुछ कामों को पसंद करता हूं, कुछ कामों को नहीं पसंद करता हूँ। और ये प्रकरण के पहले ऐसा ही था, लोग उनको मानते से नहीं मानते, लेकिन जब से प्रकरण शुरू हुआ ये जातिवाद पे आ गया। कुछ लोग अब उनके जाति की वजह से उनको विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग अब जाति की वजह से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों हम लोग करते हैं, हम सभी के बीच में ऐसा नहीं है। मैं अपना ही, मैं अभी उनको सपोर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि हाँ अब उनको जाति की वजह से दबाया जा रहा है। हम सबके अंदर ये चीज खत्म कब होगी। और वही दूसरी बात कि बाहर के लोग बाहर जाके पैसे कमाएंगे, उस पैसे को वापस बिहार में क्यों नहीं ला रहे हैं। जैसा सर ने बोला, सिन्हा सर है, ये अभी बैंगलोर में शिफ्ट है। बिहार खाली क्यों नहीं होगा। आप अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो 1 लाख 2 लाख 10 लाख का महीना कमाए, वो बिहार में कमा नहीं पाएगा। वो अगर एक छोटा सा बिजनेस बिहार में करना चाहेगा, आप उसको मना करिएगा कि नहीं तुम बिजनेस मत करो, तुम नौकरी करो, तो वो तो जाएगा ही ना बैंगलोर, वो आपको भी साथ में लेकर जाएगा, वो आपके घर को खाली करेगा। आप उस समय देखते कि मेरा घर खाली हो गया, लेकिन आप ये चीज नहीं देखते कि बचपन में आपने उसको बोला कि बेटा नौकरी करो। नौकरी बिहार में है ही नहीं, वो तो जाएगा ही बाहर। आप वो आपसे बोला कि पापा मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। हम में से आप जितने भी युवा साथी हैं, बता दे किनके पिताजी इस चीज के लिए रेडी है कि बेटा नौकरी ना करके बिजनेस करे या फिर बिहार में कुछ शुरू करे। मैं बिहार में 20,000 की नौकरी करूं, लेकिन मैं खुश रहना चाहता हूँ। नहीं, मेरा परिवार चाहेगा कि मैं 50,000 की नौकरी बाहर में करूं और यहाँ पे घर खाली कर दूं। जी सर। सही बात है। एक 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 बात आदित्य आपने बहुत बेहतर तरीके से कही कि ये आपकी पीड़ा भी आपकी बातों से झलक रही है। आपने 2-3 मुद्दे बहुत स्पष्ट तौर से रखे हैं। और संतोष जी, अगर आप निकलना चाहते हो, अगर आप अगर इंतजार कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो अगर आप जाना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। जो लोग भी बातचीत में, जिनको अगर कोई दूसरे काम हो तो वो निकल सकते हैं, इसलिए कि बातचीत तो थोड़ी देर और हम लोग करेंगे। अच्छा, नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सौरभ जी, बातें आपने सबकी सुनी और मैंने इसलिए आपको उस वक्त रोका जब हम लोग समस्या समाधान पे लगातार बात कर रहे थे कि बाकी कई सारे मित्रों की भी बातचीत सुनी, जो लोग चले गए उन लोगों ने भी बातें रखी। मुख्य तौर पे 2 बातें मुझे समझ में आती हैं। एक तो ये कि बिहार में अवसर नहीं है, मतलब एक बड़ी बात, मतलब मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो बिहार में अवसर नहीं दिखता। दूसरा एक बहुत जो मुख्य हमको दिखता है कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। तो ये इस वजह से अवसर कम है या अवसर नहीं होने की वजह से लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ज़्यादा है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि पलायन जो है, वो पलायन तो लगातार हो रहा है, मतलब पलायन तो रुक नहीं रहा है। और पलायन ऐसा नहीं है कि पिछले 10 सालों में हुआ है या पिछले 20 सालों में हुआ है। पलायन लगातार हुआ है, पहले कम था, उसकी वजह बहुत सारी थी। देश की परिस्थिति भी पहले वैसी नहीं थी। लेकिन मैं भी किसी एक राजनीतिक दल पे आज बात करने नहीं बैठा हूं, क्योंकि अगर मैं उस दिशा में बढ़ूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, बहुत सारे मुद्दे सामने आने लगेंगे। मेरा बिहार के लोगों से भी, जो लोग भी इसको सुन रहे होंगे, मतलब हम लोग तो जो लोग बात कर रहे हैं कर ही रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं सुनेंगे, जब बाद में भी इस बात को सुनेंगे, तो मेरा उनसे है एक गुजारिश है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो परिस्थितियां नहीं बन पाती कि कोई व्यक्ति जो बाहर चला गया, मान लीजिए कि राजकिशोर जी के बच्चे बैंगलोर में रह रहे हैं, या आदित्य कहीं बाहर रह रहे हैं, या संतोष जी कहीं बाहर रह रहे हैं, या प्रेमानंद जी महाराष्ट्र में रह रहे हैं, सौरभ जी आप भी मुझे लगता है बाहर ही हैं, आप अभी पटना में हैं शायद, कहाँ हैं? तो जी अब सर, ये मैं जी, तो मेरा ये कहना है कि सब लोग को क्या लगता है कि क्या ऐसा, जैसे अगर 5 पॉइंट बनाए जाएं तो क्या ऐसी चीजें रखी जाएं कि ये बहुत जल्दी बिहार में किया जाना चाहिए। जैसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा टूरिज्म का रखा गया, तो टूरिज्म एक कारण तो हो ही सकता है, टूरिज्म तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है,
लेकिन अच्छा, बिहार में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां आप टूरिज्म वहां उसको विकसित कर सकते हैं, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि सिलाव का खाजा अगर आप पेपर के टुकड़े पे खिलाएंगे तो टूरिस्ट फिर कितना कितना उस पे प्रभावित होगा। तो ऐसे अगर 5 बिंदु बनाए जाएं सौरभ जी, तो क्या होने चाहिए? मैं आप ही से शुरू करता हूँ। सर, आपने लॉ एंड ऑर्डर की बात कही कि लॉ एंड ऑर्डर के कारण हम पलायन करते हैं, या जो ये जो गरीबी है ना, अशिक्षा के साथ साथ जो गरीबी है, उसके कारण लॉ एंड ऑर्डर खराब होने का सबसे बड़ा संकेत है। अभी आप देखिएगा, शराबबंदी है बिहार में, और जो सत्य है कि बिहार में अभी भी कम उम्र के बच्चे अब इस काम को कर रहे हैं, जो कानूनी रूप से गलत है। कल होके अब इन बच्चों की लाइफ स्टाइल, इन बच्चों के पास पैसा इतना ज्यादा हो गया कि इनके पास हर वो अवेलेबिलिटी हो गई जो कानूनी रूप से गलत है। वो आज चाहेंगे, वो इनके पास इतना पैसा है, वो कल खरीद के ले आएंगे। अब अगर आप कल शराबबंदी खत्म कर देते हैं, शराब की अवेलेबिलिटी हो जाती है बिहार में, तो वो बच्चे क्या कल सुधर जाएंगे? उन्हें जो पैसा कमाने की आदत आ गई है वो छोड़ देंगे? जो उन्होंने खरीद के रखा है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो करेंगे। और लॉ एंड ऑर्डर को संचालित करने के लिए, क्योंकि जो भी यहाँ का अपराधी सो कॉल्ड हुआ है, वो अपराधी होने के साथ साथ एक जाति का हीरो बन गया है, और उसे बचाने के लिए हम आप खड़े हो जाते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म आप नहीं करते, या पुलिस है करप्ट है नहीं है, इस पर चर्चा नहीं है। हर राज्य में लोग करप्ट हैं, लेकिन हमारे यहाँ कारण क्या है कि हम उसको जातिवाद के एंगल से उस करप्शन को भी जोड़ लेते हैं। अपराधी को भी हम जाति का हीरो बना लेते हैं। आपका हीरो पढ़ाई लिखाई करने वाला आदमी नहीं है, आपका हीरो आपका जातिवाद का जो अपराधी होगा वो आपका हीरो है, रॉबिन हुड है। दूसरी हमारी छवि ये बनी हुई है कि हम अभी तक अपने आप को इतना बुद्धिजीवी सोच रहे हैं कि आईएएस में सबसे ज्यादा टॉप हम ही करते हैं। ये आप आंकड़ा पे बात कीजिए तो बहुत दिन हो गए सी सेट आने के बाद आपका रेशियो इतना कम है, इतना कम है, लेकिन आप मतलब कॉलर ऊंचा करके बोलोगे सबसे ज्यादा आईएएस हम निकालते हैं। अब फैक्ट गलत है, नहीं है, तो अब आप नहीं निकालते हैं। दूसरी बात, रेलवे का और बैंकिंग का, ये जो दो सेक्टर था, क्योंकि आपके पास, आपको पता है पहले से, पिछले 20-30 सालों से आपके पिताजी या हमारे पिताजी ने ये हमें बताया है कि बिना नौकरी का तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। क्योंकि खेती के लिए एक तरह से आपके पास उद्योग नहीं है बिहार में, तो खेती को आप समृद्ध करोगे। आज बिहार में आलू 4 रुपए किलो बिक रहा है। क्या आप आलू को बाहर, जिस राज्य में आलू की खेती कम होती है, वहां भेज नहीं सकते? पर आपके पास ट्रांसपोर्ट मीडियम या उसकी फैसिलिटी है क्या? बाकी राज्यों में ट्रेन चलती है, हमारे राज्य में भी ट्रेन चलती है, लेकिन हम अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज के बाहर ट्रैक्टर पे लेके खड़े हैं। कितने दिनों से ये समस्या चल रही है? जिले में 1-2 कोल्ड स्टोरेज है और हर किसान के पास आलू है। अब बिचौलिए आलू खरीद के दूसरे राज्य में ट्रांसफर करेंगे, बेचेंगे, कमाएंगे, लेकिन हम आप नहीं भेज पा रहे हैं। हम आप आलू को 4 रुपए किलो पे बेच रहे हैं, क्योंकि सरकार इस चीज को फैसिलिटेट नहीं कर पा रही है। बाजार समिति जाइए सर, जो मंडी है उसमें बिचौलियों का पूरा है। सरकार देख रही है, सरकार देख रही है मतलब हम देख रहे हैं। हम ही हो सकते हैं बिचौलिए, तो हम बिचौलिए हैं, हम भी तो बिहारी हैं, हम तो वही काम कर रहे हैं, लेकिन सब मौन है। अब सर ने सवाल उठाया कि अग्रवाल जी आके बिहार में निवेश क्यों नहीं करे। आप एक छोटा सा प्रधानमंत्री का जो शौचालय योजना है उसके कागज को लेके जाइए, अगर आपकी जरूरत है, वाजिब जरूरत है, आपको मिल पाएगा? आपको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, उस पर कमीशन देना पड़ेगा, तब आपको मिल पाएगा। तो एक बड़ा आदमी उद्योग लगाए, वो क्यों इतना पापड़ बेले? दूसरे राज्यों में उसको गोद में बिठा के ले जाया जाता है, उन्हें हर तरह की फैसिलिटी दी जाती है, और हमारे राज्य में तो उन्हें मुख्यमंत्री जी का चरण वंदना करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी बोलना अब ठीक है, राजनीतिक रूप से अधिकारियों की चरण वंदना करनी पड़ जाएगी, और हो सकता है कि जिस अधिकारी की हम चरण वंदना कर रहे हैं वो अधिकारी कल नहीं रहे, वो राजनीतिक दल कल नहीं रहे, कल दूसरा आ जाए। तो क्या एक उद्योगिक जो उद्योग का काम करता है वो चरण वंदना करने के लिए नहीं है? मतलब मैं उद्योग जनरेट कर रहा हूं, मैं लोगों को नौकरी दे रहा हूं, मैं उस राज्य में टैक्स दे रहा हूं, मैं उस राज्य का हर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा हूं, और मैं चरण वंदना करूं? क्यों करूं? मैं क्यों नहीं किसी दूसरे राज्य में जाऊं? सेमीकंडक्टर वाले मैटर पे मुंबई से छीन के गुजरात ले जाया गया, गोद में बिठा के ले जाया गया ना।
उन्हें गोद में बिठा के ले जाया गया। हम नहीं बना सकते थे, लेकिन आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मीट होता है, लखनऊ में हुआ, उत्तर प्रदेश में इतना हुआ, आपके यहाँ होगा? आपके यहाँ होता है, आपको पता नहीं है। आप अगर एक औद्योगिक कंपनी छोटी सी आप निवेश स्टार्टअप वाले हैं, तो आपको आपका पता ही नहीं चलेगा कि हमारे राज्य में कोई मीट हुआ है, कोई निवेश का कार्यक्रम हुआ है। सिर्फ कह देने से कि हम जमीन मुहैया करा देंगे, वन सिंगल विंडो सिस्टम ला देंगे, पेपर पे बात बहुत सारी होगी, लेकिन धरातल पे ये बातें नहीं। रोजगार यहाँ भी पैदा हो सकता है। ठीक कह रहे हैं, मैंने देखा है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो गंगा पथ बना है पटना में, मैं नागपुर से 10 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर रह के छोड़ के बिहार आया। सामाजिक भी एक पहलू है। आप बिहार आओगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे, आपके समाज के लोग आपको हीन भावना से देखने लगे। अब समाज के लोग तो बिहारी हैं, वो तो कोई सरकार भी नहीं है, वो कोई अफसर भी नहीं है, लेकिन उन्हें लगेगा कि ओकर बेटा ये इंजीनियरिंग कैले रहे, पढ़ले रहे, इतना आकर घर पर बैठल है। चाहे हो सकता है कि वो ऑनलाइन उससे ज्यादा कमा रहा हो पढ़ा के, लेकिन समाज में धारणा है। अब माता पिता सुनेंगे ये बात तो उनके मन में भी आता है कि तुम यहाँ क्यों क्या बैठे हो, जाओ जहां थे वहीं रहो। हो सकता है तुम वहां से कम कमाओ, लेकिन बिहार में मत आओ, क्योंकि लोग यहाँ पे सामाजिक रूप से एक बड़ी समस्या मानसिकता है। मतलब आपकी बातों से मैं इस लबोलुबाब पे पहुंचता हूँ कि बड़ी समस्या मानसिकता है। और जो आपने शराब वाली बात की, मैं इस पे एक चीज ऐड करूंगा, सभी मित्रों को पता नहीं आप लोगों को मालूम है कि नहीं। मैंने 2 साल पहले शराबबंदी पर एक किताब लिखी, झूम, बिहार की शराबबंदी पे। अगर आप लोगों को कभी मौका मिले तो पढ़िएगा। तो उसकी परिस्थिति मैंने उसमें बहुत सारे आंकड़े हमने दिए हैं, बहुत सारे अधिकारियों से, मैं पुलिस अधिकारियों से उस दौरान बात की थी जो उस पूरे महकमे के इंचार्ज थे। और मैंने जो महसूस किया था शराबबंदी को लेकर, आज भी जो मैं महसूस करता हूँ कि बिहार के लिए पिछले 1 दशक का सबसे डिजास्टर फैसला है शराबबंदी, जिसने बिहार की अर्थव्यवस्था को नहीं, बिहार के पूरे सामाजिक संरचना को खराब किया है। तो एक वो परिस्थिति है। जबकि सच पूछिए, जब शराब बंद किया गया था तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे ही हुई थी कि भाई ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन शराबबंदी, जब तक पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी तब तक उस शराबबंदी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। खैर, उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। राहुल, जो बात सौरभ जी ने कही और आप जो बात कह रहे थे, राजकिशोर जी ने भी कहा पलायन, संतोष जी या आदित्य, सबका ये मानना है कि परिस्थितियां वैसी नहीं बन पा रही हैं, सामाजिक स्तर पर समस्याएं हैं। तो आप युवा हैं, आप लगातार बिहार में घूमते भी हैं, मैं देखता रहता हूं कि आप लोगों से बातचीत भी करते हैं, आप पत्रकार भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या वाकई सामाजिक संरचना इतनी खराब हो गई है कि उसको सुधारा नहीं जा सकता? सर बिल्कुल सर, सुधारा जा सकता है, लेकिन क्या सर ने जैसे कहा कि लोगों की जो मानसिकता है वो काफी मैटर करता है। जैसे कि जातिवाद आज के समय में जो है, किसी भी मतलब कि क्रिमिनल को भी मतलब किसी जाति का ये बना दिया जाता है कि इस जाति का एक क्या बोलते हैं आइकन है। तो जब तक ये मानसिकता लोगों के अंदर से जाती नहीं है, तब तक हमारी सामाजिक संरचना जो है वो सही नहीं हो सकती। जातिवाद आज के समय में एक बड़ा समस्या बन चुका है और ये सब बातें हैं। मानसिकता जो है लोगों की, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है मेरे देखने से। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं राजकिशोर जी। जो बातें अभी निकल के आई हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात निकल के आ रही है, जातिवाद। तो बिहार से जाति तो जाती नहीं, ये तो जा नहीं रही। तो इसका क्या उपाय है? मतलब मैं आपके उम्र और अनुभव से मैं जानना चाहता हूँ, चूंकि क्या जातिवाद का जो ये की जो समस्या है या जो इसका पूरा स्ट्रक्चर है, पहले से और ज्यादा खराब हुआ है क्या? जी, तो आपका प्रश्न क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो जातिवाद की जो समस्या है वो पहले ज्यादा बेहतर पोजीशन में थी कि अब और खराब हो गई है और ज्यादा जातिवादी संकट बढ़ गया है बिहार में? मुझे लगता है कि और जातिवाद पहले भी था, जाति की समस्या पहले भी थी और आज भी है। इसका मूल कारण मेरे विचार में ये है
कि जाति के बारे में गलत धारणा। जाति कोई गलत चीज नहीं है, जन्म होता है तो मेरी जाति होती है, जाति कुल का बोधक है, तो जाति कोई खराब चीज तो है नहीं। जातिवाद जब हम करते हैं और उसका प्रश्रय जब हम पाते हैं, समस्या वहां से खड़ी होती है। तो इसलिए, और इसका जो कारण पूछा उस पर मैं आ रहा हूं। मूल बात यह है कि जाति क्या है, जातिवाद क्या है, इसके बारे में जो ये पॉलिटिकल साइंस का विषय है, वो चीज हमको वास्तव में पढ़ाया नहीं जाता। इस बारे में मेरा अध्ययन भी है, काफी किया मैंने, और जाति कोई समस्या नहीं है। जाति के बारे में जो गलत धारणाएं, जो पढ़ाया गया, जो सिखाया गया, जो फेक प्रचार जो फैलाया गया है, और जो हमारी माइंडसेट जिसमें वो बस गया है, वो समस्या पैदा कर रही है। तो इसमें मूल कहना मेरा ये इसका है कि शिक्षा, जाति के बारे में जो हमको बतलाया गया है कि बहुत खराब चीज है, जाति कोई खराब चीज नहीं होती है। जातिवाद जब आप करते हैं, उसकी आड़ में जो आप भ्रष्टाचार करते हैं अपने मनमाना, वो खराब चीज है, उस पर हमको गौर करना चाहिए, गौर अंकुश लगाना चाहिए। संतोष, आप बात सुन रहे हैं काफी देर से लोगों की, और बहुत सारी बातें हुई। मुख्य तौर पे देखिए दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो लॉ एंड ऑर्डर की बात हमेशा हो रही है, जातिवाद की बात हो रही है, और जो बात राजकिशोर जी ने भी कही कि जातिवाद की समस्या वो इसलिए है कि अशिक्षा है। तो ये अशिक्षा को दूर कैसे, जैसे मान लीजिए कि सौरभ जी ने कहा कि वो बाहर काम करते थे और वहां प्रोफेसर रहे, फिर बिहार आए, तो एक गलत भावना से देखा जाता है। यानी कि अगर बिहारी कोई व्यक्ति सक्षम है और वो बिहार में आता है, तो समाज उसको ये समझता है कि ये फेल्योर है। ये जो शिक्षा का स्तर है, या ये शिक्षा है, या हमारी सामाजिक संरचना की सोच है, इसको कैसे बदला जाए? अनुरंजन जी, मतलब बहुत देर तक आप लोगों को सुना, बहुत अच्छा लगा संवाद। अब बस हम ये कहेंगे कि शिक्षा को तो मान लीजिए, जातिवाद को शिक्षा से आप हटाइएगा, कुछ भी करिएगा, इंडिविजुअल तौर पे बिहार की बात करते हैं तो ये भूमि जो है बुद्ध, महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य, नालंदा की भूमि है। तो समझिए कि इस भूमि में कितना जो है कि डिटेरियोरेशन हुआ है। मैं चूंकि बिहार दिवस है तो बिहार के बारे में तो सोचेंगे, यहाँ के लोग के बारे में सोचे ना सोचे, या यहाँ की जो परिस्थिति है उसके बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन बिहार का जो हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसके बारे में तो सोचना एज एन इंटेलेक्चुअल हमारा दायित्व है। अब क्या है कि संस्थागत तौर पर लोगों का संस्कार में भी परिवर्तन हुआ है। और आप देखिए कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो यहाँ पहले से थे, अगर मैं बात करूंगा, एम्स दिल्ली में है और बिहार में भी है। आप बताएं कि आईआईटी बाहर के भी हैं और बिहार में भी है। तो समझिए कि दिक्कत कहाँ है। यहाँ जब आती है तो हम लोगों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। या तो उसमें जो लोग हैं वो कामचोर हैं, आलसी हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, या कुछ और बात है, या संस्कार के तौर पे हम लोगों की आदत है कि घूस लें। तो मैं इंडिविजुअल तौर पे मतलब जो एकात्म की बात है, मतलब मैं अपने में क्या बदलाव कर सकता हूँ, मैं इतना इसका जिम्मेदारी ले सकता हूँ। बहुत ज्यादा मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ और मास के बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ। तो मैं वही कहता हूँ कि भाई ये जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, आपकी है, सबकी है, तो उसको लेवल में आपने स्ट्रीम यार्ड ने किया, इतने लोग हम लोग मिले, कम से कम बातचीत हुई, तो ये इतना आपने जो किया ये प्रयास ही काफी है। आप अमेरिका में हैं, इसी तरह से और भी लोग जुड़ेंगे, बातचीत होगी, एक सही निष्कर्ष निकल के आएगा तो लोग भी एक्सेप्ट करेंगे लेटर ऑन। या इसमें आपका कद भी बहुत बड़ा है, बड़े पत्रकार हैं आप, तो सर ठीक है, यही चीजें हैं। हम अपने आप में बदलाव क्या करें इसके बारे में सोचना होगा, और एक उसके लिए भी मुहिम जारी करे सरकार, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हम तो कहेंगे कि बिहार सरकार एक अवेयरनेस करे कि कैसे संस्थागत तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे लोग कैसे सुदृढ़ हो। शराबबंदी की बात है, या शराबबंदी खोलने की बात है, या बौद्धिक स्तर पे इंस्टीट्यूशंस की बात है, तो सारी चीजें भारत में तो है ही, बिहार में है ही, लेकिन उसको क्षमतावान लोगों से कैसे उसकी और विकास हो,
उसके हिसाब से हम लोगों को सोचने की जरूरत है। जैसे इंटर की रिजल्ट आया अभी बातचीत के दरमियान मुझे सुनने में आया, आप जानते हैं ना कि इंटर में जो बच्चे हैं उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, उन्हें इंग्लिश में बोलने में बहुत समस्या होती है, इसके कारण बाहर जॉब नहीं कर पाते हैं। और शिक्षा के स्तर पे हम लोग मान लीजिए बात तो करेंगे, क्वालिटी नहीं गिरी है क्या शिक्षा की? राहुल जी हैं, सब कोई पढ़े लिखे हैं, आप प्रोफेसर हैं, आप बतावेंगे कि शिक्षा में देखिए कि गिरावट हुई है। पहले के पढ़ाई लिखाई के ढंग अलग थे, तो बहुत सारे तरीके से बिहार को अविकसित किया गया, लेकिन जिम्मेदारी लोगों को लेने किसी और पे थोपने से नहीं होता। तो इंडिविजुअल तौर पे कितना छोटा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं के बाद सोचने की जरूरत है। मैं भी बिहार में बहुत दिन रहा हूँ, लगभग 7-8 साल रहा हूँ, और पहले मैं बाहर ही पढ़ा करता था। तो जब यहाँ आया तो यहाँ की जो स्थितियां परिस्थितियां देखी तो मुझे भी कुछ करने का मन हुआ। और लेकिन तब भी मैं बहुत सफर करके, बहुत डिफिकल्टीज में रह के बिहार को झेल भी रहा हूँ और उसको समझ भी रहा हूँ, और चाहूंगा कि थोड़ा बहुत भी मैं बदलाव कर पाऊँ तो अपने आप को गर्व होगा कि नहीं ठीक है, उस धरती से हैं जो कुछ कर पा रहे हैं। ये अच्छी बात आपने कही कि सिर्फ समस्या गिनाने से नहीं होगा, समाधान में हर एक व्यक्ति का प्रयास जरूरी है और उस दिशा में भी प्रयास होते रहने चाहिए। आदित्य और प्रेमानंद जी, अगर आपको कोई बात ऐसी लग रही हो जो कहनी छूट गई है, आप कहना चाहते हो तो बताएं, या फिर मैं इसको कंक्लूड करूं। जी सर, एक छोटी सी बात है, अगर आप इजाजत दे तो। जी जी, कहिए कहिए आदित्य जी। हम सबने भी ये बात, एक शिक्षा का बिहार का पलायन और फिर यहाँ का पिछड़े बनने का सबसे बड़ा कारण एक शिक्षा भी बोल सकते हैं। जैसे कि सबने बताया कल रिजल्ट आया, पर क्या कल के रिजल्ट के बाद वो बच्चा जब आज या 1 महीने बाद किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जाएगा, हम में से कोई भी दिल पे हाथ रख के बोल सकते हैं यहाँ का एक भी यूनिवर्सिटी अच्छा है? मैं इंजीनियरिंग की बात नहीं कर रहा, साइंस का ग्रेजुएट या आर्ट्स का ग्रेजुएट या कॉमर्स का ग्रेजुएट, एक कॉलेज भी है ऐसा जो पूरे भारत को 100 से ज्यादा आईएएस दिया होगा? पटना यूनिवर्सिटी, आज उसकी हालत देख लीजिए। आईएएस तो देना दूर की बात है, एक शिक्षित, एक ग्रेजुएट लेवल का शिक्षा नहीं दे सकता है वो यूनिवर्सिटी। कहीं भी, पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध हो, पाटलिपुत्रा हो या फिर जेपी यूनिवर्सिटी हो, एक यूनिवर्सिटी नहीं है हमारे पास, एक कॉलेज नहीं है हमारे पास जिसमें हम बोल सकते परीक्षा पढ़ाई हो। पढ़ाई तो दूर की बात है, यहाँ एक परीक्षा तक नहीं ले पाता है। आपको शायद पता होगा, नहीं पता होगा, आप मगध यूनिवर्सिटी के कॉलेज में जाइए, वहां पे परीक्षा के दौरान लोग मोबाइल से लिखते हैं, टीचर के सामने मोबाइल खोल के लिखा जाता है, पर्ची से लिखा जाता है। तो जब बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं, परीक्षा दे ही नहीं रहे सही से, तो लास्ट में क्या करेंगे? पलायन ही करेंगे ना, यहाँ से तो बाहर ही जाएंगे। सर आदित्य जी, थोड़ा सा हम भी रोकेंगे। जिस तरह से आपने बताया कि जो बड़े कोई उतना बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं, उसी तरह से कोई अस्पताल भी नहीं दिख रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिना सरकार का राज्य है ये, अगर समस्या को बात करें तो। बात बाकी ये तो मैं छोटी सी बात एक और बोलना चाहता हूँ, अस्पताल का मुझे ध्यान आ गया, मैं पटना में ही रहता हूँ सर, बगल में आईजीएमएस अस्पताल में जाति किस ढंग से भरा हुआ है आपको बता रहा हूँ। बिहार में एक आईजीएमएस बहुत बड़ा अस्पताल है पटना में, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। किस तरह से जाति की तरह से उस हॉस्पिटल को बर्बाद किया जा रहा है। वहां के आप चतुर्वर्गीय जो कर्मचारी हैं, आप जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, आप पता करो वहां पे जाके 60 से 70% सिर्फ एक जाति के लोग को भरा जा रहा है। डॉक्टर उनमें जाति देखा जा रहा है, तो कहाँ से कुछ होगा ना? शिक्षा में आप कुछ कर सकते हैं, हेल्थ में, हर चीज में अगर आप जाति को लाइएगा तो कहाँ से कुछ होने वाला है? और ये चीज, हाँ, किसी ने बोला मैं खुद में ये चेंज लाना पड़ेगा। आप खुद में चेंज लाके करिएगा भी क्या? सरकार से चलता है, कोई भी राज्य सरकार से चलता है। आप आदिकाल से देखते आ रहे, कहीं भी रहा है तो सरकार एक आ ही जाती है, एक आदमी मॉनिटर करने के लिए रहेगा। आप खुद कुछ भी बदल रहे, आपके अगल बगल बदलेगा नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सरकार जब तक नहीं चाहेगी, शिक्षा नहीं सुधरेगा, शिक्षा नहीं सुधरेगा, अस्पताल का हेल्थ नहीं सुधरेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आप सुधर के कर क्या सकते हैं? मैं बाहर आता सर, मैं बैंगलोर में, पुणे में, सब जगह रह चुका हूँ। मैं पटना आया हूँ ताकि मैं पटना में रहकर कुछ यहाँ का मतलब धन अर्जित करने का स्रोत देख सकूं। मुझे यहाँ रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे सिन्हा जी के परिवार की तरह अपना घर खाली नहीं छोड़ना है। बट यहाँ पे कुछ रहे तब ना। आप क्या करिएगा? 1-2 साल देखूंगा, नहीं होगा, फिर मुझे वापस जाके जो पुराना काम मैं बैंगलोर पुणे में करता वही मुझे वापस करना पड़ेगा। मैं सुधर के भी क्या कर सकता हूँ?
प्रेमानंद जी आप कुछ कह रहे थे? सर थोड़ा सा आपसे इंटरप्ट करेंगे। मैं समझता हूँ कि हम लोग 1 घंटे में अपनी बात खत्म करेंगे, तो फिर समय का वही दायरा कम है। लेकिन आप उस स्तर पे है कि अब पहले तो जिस तरह से बातचीत हुई, सारी समस्या को लेके भी बात हो रही है, ज्यादातर जातिवाद, शिक्षा और इन सारी बातों पे है। तो लेकिन कुल मिला के जो वैचारिक तौर पे एक बड़ी पहल की जरूरत है। मैं एज ए इंजीनियर अभी मैं जागृति यात्रा से आया हूँ, पूरा देश को देखा हूँ, समझा हूँ, तो उसके भी अनुभव हैं। मैं चाहूंगा कि संस्थागत तौर पे जो करप्शन है या लोगों की जो मेंटेलिटी, उसको अवेयरनेस भी किया, सरकार भी उसका माध्यम बने तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रेमानंद जी आप कुछ कह रहे थे? जी सर, सबकी बातें सुना और बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैं भी बहुत चीज सोचता हूँ, काम तो करता हूँ, ऐसा बात है इंडस्ट्री में मैं 10 घंटा काम करता हूँ, 2 घंटा, और आगे सोचता हूँ बिहार के लिए मैं 2-3 साल से प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जब हम लोग जाते हैं पूजा में करते हैं प्रयास। YPA यूथ प्रोग्रेसिव एसोसिएशन है जो सिवान के हैं, अभिनय सिंह जी, और उनके माध्यम से हर साल 4-5 परीक्षाएं होती हैं। बच्चों का हम लोग मतलब मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको मतलब लाते हैं। बहुत बातें हैं, सौरभ जी की बातें सुना, सब अच्छा लगा। लेकिन सर मेन चीज जाति का बात आता है ना सर, जाति खत्म तो नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। मेरा जो जन्म हुआ है मरहोड़ा, वहाँ पे सर 4 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, और मुझे याद है कि जब तक हम लोग पढ़े ना तो जाति का सर उतना मतलब दिखा नहीं। और उसके बाद मैं नौकरी करने लगा बाहर, तो बाहर इंडस्ट्री में जाति का थोड़ा असर कम है। तो जाति का असर कम करने के लिए सर ये एम्प्लॉयमेंट तो चाहिए ही चाहिए, रोजगार होगा तो फिर कम होगा। अच्छा, दूसरा बात सौरभ जी बोले कि जब बाहर से लोग जाता है तो घर पे जैसे कि लोग बोलते हैं माता पिता की यार ये क्यों आ गए, अच्छा नहीं है, ये तो बात है, समस्या है। तो ये हमको सोचना होगा, क्योंकि जो हमारे माता पिता सोचे 30 साल पहले, और वो 30 साल पहले फिर हम उस रूप में आ रहे हैं, तो वो एक दिन में होगा नहीं। हमारे गार्जियन, चाहे हम गार्जियन में रूप में होंगे, तो सोचना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, जो बच्चे आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, करें, लेकिन उनके लिए माहौल तो बनेगा। माहौल बनाने के लिए कौन बनाएगा? मेन तो सरकार है, मेन जैसे बोला कि अफसर है, सेक्रेटरीज है, तो वो तो सर 5-6-10 जो भी अफसर हैं बैठे हुए हैं, और नीतीश कुमार जी को सिर्फ राजगीर दिखता है और कहीं कुछ है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर का जो बुरा हाल है, घर खाली हो रहा है सर, लॉ एंड ऑर्डर। अभी 2 अपहरण हुआ, एक लड़का तो पकड़ा गया, मतलब मिल गया, दूसरे लड़के का हत्या कर दिया गया। 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख मांगे जा रहे हैं। लोग क्यों घर नहीं छोड़ेगा बताइए? जो एक आम आदमी सुखी और शांति से रहना चाहता है, और जिसके पास पैसा है वो पैसा क्यों दिखाएगा, कहीं क्यों लगाएगा? उसके लिए तो लॉ ऑर्डर चाहिए। जब उसको हमको सिक्योर है कि हमारे पास पैसा है, 10, 20, 50 लाख लगाए, चाहे करोड़ों लगाए, तो ऑर्डर ऐसा है ही नहीं, माहौल ही नहीं है। तो एक आदमी के स्तर पर नहीं हो सकता सर। एक आम आदमी कितना सोचता है, मैं शुरू से सोचता, मेरा हमेशा महाभारत का जो एक पर्व है वही मेरे दिमाग में चलता है कि जो ये सब समस्याएं बड़ी बड़ी सरकार के स्तर पे है, और सरकार को सोचना है, या हम उस जगह पे जाएं तो तब हम कैसे जाएंगे, तो वो तो भविष्य की बात है। लेकिन और जो 2-3 हुई, जातिवाद और लॉ एंड ऑर्डर और एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, ये सब समस्या तो है ही। हालांकि सर्विसेज में डिजिटल का बहुत रूप है, सरकार अभी कुछ काम नहीं कर रही है, जो हम देश में देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है। तो डिजिटल से भ्रष्टाचार रुकेगा, सर्विसेज को और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है। और रहा सर IT का, मेरा निजी मानना है कि IT में सरकार जो टेंडर दे रही है, उसको बोले ना आप यहाँ लगाए कंपनी, भाई कितना करोड़ का टेंडर देती है, और बेंगलोर और चेन्नई से कॉर्पोरेट होता है, फायदा क्या है? अगर पटना में वही लगा तो अब होगा कैसे? गवर्नमेंट जो टेंडर देती है उसको बोले कि आप यहाँ लगाइए, हमारे बिहार में लगाइए, तो आपको टेंडर देंगे, तो नहीं देंगे। तो जो पैसा आएगा, सर्कुलेट होगा, सबके पास पैसा जाएगा, तो फिर वो पैसा को हेल्थ में, शिक्षा में और अलग अलग जगह पर लगाएंगे सर। वो पैसा नहीं है मार्केट में, तो कैसे आपके जेब में पैसा जाएगा? सबसे बड़ा समस्या यह है। तो पैसा आएगा कैसे, इस पे सोचना पड़ेगा। जी ठीक कह रहे हैं। हम लोग लगभग 1 घंटे से बात कर रहे हैं। हाँ जी सर, तो सर आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छा है। मैं जो सोचता हूँ और आगे मैं कोशिश करता हूँ करने के लिए, भविष्य का पता नहीं मुझे, लेकिन हाँ, मैं आदित्य जी, मैं इस स्टेज पर पहुंच गया हूँ। हालांकि घर की जिम्मेदारी भी होती है, हम लोग तो रोटी का संघर्ष कर रहे हैं और फिर भी सोच रहे हैं, ऐसा बात नहीं। बहुत लोग तो रोटी का संघर्ष करके आगे बढ़ गया और वापस आना नहीं चाहता बिहार, लेकिन मैं तो सोचता हूँ बिहार जाऊंगा, आऊंगा।
लेकिन कब आऊंगा पता नहीं है। हमारे बच्चे भी साल 2 साल में स्विच ऑफ हो जाएंगे और ये अब एक समय बताएगा। अब सर भी है, आप सब लोग हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है, नियति कहाँ लेके जाता है। जी बिल्कुल सर। बिल्कुल। जी संतोष आप सर। कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं वही कह रहा था सर कि अभी मैं कल एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें बिहार सरकार के जो मंत्री हैं उनका अलाउंस लगभग 35,000 बढ़ा दिया गया। अब सैलरी उनको मिलेगा 2,00,000। तो इतना सारा होने के बाद भी इतना उन लोगों पे खर्च है, कितना आउटपुट है, इसे थोड़ा कभी एक सर्वे किया जाए या रिसर्च किया जाए। हम उसमें का साथ भी देंगे अगर देखिए, हम मैं इस पे ना उसको मैं बाकी ज़्यादा इस पे अभी बातें नहीं करूँगा। कौन सा एक आपका मैं थोड़ी-सी सृजन का घोटाला में एक आईएएस भी जी सर। केपी रमैया जी हैं। हाँ, हाँ, मैं चूँकि 1 घंटे से संतोष हम लोग काफ़ी लगातार जी बहुत सारे जी मुद्दों जी पे बात कर रहे हैं, तो अब मैं इस बातचीत को वाइंड अप करते हुए 2, 3, 4 बिंदु हैं हाँ, जिस पे मैं अपनी बात रखता हूँ, अपनी राय रखता हूँ। आप लोगों को कुछ बातें मैं आपसे शेयर करता हूँ। बात मुख्य तौर पे आई जातिवाद की, अशिक्षा और लॉ एंड ऑर्डर। ये 3 मुख्य तौर पे बिहार की समस्याओं को लेकर के हम लोगों को लगा कि ये एक समस्याएँ तीनों ऐसी हैं जिस पर हमको हमेशा बार-बार बात करना चाहिए। और चाहे वो प्रेमानंद जी हों या आदित्य हों, सबने ये कहा कि हम चाहते तो हैं करना, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी नहीं बन पाती। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये समझना कि हमारा रोल मॉडल कौन होगा? होता ये है कि हम अपने रोल मॉडल चुनते हैं वैसे लोगों को जो बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं। और वो तरक्की करने के हम साधन पे नहीं जाते कि वो किस तरीके से तरक्की किया। हम सिर्फ़ ये देखते हैं कि इस व्यक्ति ने बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की किया और ये मेरा रोल मॉडल हो सकता है, ये मेरा आइडियल हो सकता है। वहीं जाकर के समस्या अटक जाती है और वो हमारी जाति का हो सकता है, वो गलत तरीके से पैसा कमा सकता है, गलत तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, लेकिन हमारा वो रोल मॉडल इसलिए होता है कि हम सफलता का पैमाना कम समय में ज़्यादा सफल व्यक्ति को मानते हैं। तो हमको अपने दिमाग से इसको हटाना होगा और ये सब किसी के दिमाग से हटे, इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब जैसे आप लोगों ने कहा, संतोष जी ने कहा कि अब विधायक की तनख्वाह बढ़ गई। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में 1-2 राज्यों को छोड़ दीजिए तो मुख्य तौर पे अलाउंसेस की बात मैं नहीं कह रहा, मुख्य तौर पे 50,000 रुपया महीना विधायक की तनख्वाह है। सिर्फ 2 राज्य हैं जिसमें से एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है और एक और कोई राज्य मुझे याद नहीं आ रहा, जहाँ पर 1 लाख रुपए तनख्वाह है। बाकी 50,000 रुपए मात्र तनख्वाह है, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय तो छोड़ दीजिए, बिहार के किसी भी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की तनख्वाह 1.5 लाख रुपए की से कम नहीं होगी। लाख रुपए से ऊपर तो होगी ही होगी। अब आप समझिए कि एक विधायक, एक प्रोफेसर या एक डॉक्टर या एक टीचर या एक इंजीनियर, अगर इन सब की तनख्वाह आप देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें सबसे कम तनख्वाह एक विधायक की है और सबसे ज्यादा सफल, सुखी, संपन्न और विकसित व्यक्ति विधायक है। वो क्या वजह है? वो जब तक उस वजह पे नहीं जाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान समझ में नहीं आएगा कि भैया वो पैसा तो सबसे कम कमा रहा है, एक प्रोफेसर से भी कम कमा रहा है, एक डॉक्टर से भी कम कमा रहा है, एक इंजीनियर से भी कम कमा रहा है, एक टीचर से भी कम कमा रहा है, लेकिन वो उसके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े-बड़े घर हैं, वो 10 नौकरों को रख सकता है। तो ये इसका मतलब ये है कि ये पैसा कहीं न कहीं करप्शन से आता है और हमारा वो रोल मॉडल हो जाता है। तो अब वो जब वो पैसा तो करप्शन से आ रहा है और हमारा वो रोल मॉडल बन रहा है, तो समस्या वहाँ पर आके रुक जाती है कि हमारा रोल मॉडल कौन होगा, हमारा आइडियल कौन होगा। और जब तक हम उन उन समस्याओं में नहीं जाएँगे, और ये सच है और ये स्पष्ट है कि समस्याओं का समाधान तो सरकारें ही करती हैं। व्यक्तिगत तौर पे किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लेकिन व्यक्तिगत तौर पे हमारे पास सबसे बड़ी ताकत होती है हमारा वोट। व्यक्तिगत तौर पे हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो है लोकतंत्र में हमारा वोट। चुनाव एक ऐसा पर्व है कि लोकतंत्र में जैसे ही हमारे पास वोट की ताकत आती है, हम अपने उस ताकत का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम उस ताकत का इस्तेमाल पैसे, शराब
और अशिक्षा के जरिए जातिवाद पर ध्यान देकर के करेंगे, हम विकास पे ध्यान नहीं देंगे, हमारा अगर पैमाना, जो कि बहुत कोशिशों के बावजूद विकास की राजनीति हो ही नहीं पा रही है, राजनीति बस उसी इर्द गिर्द घूम रही है, तो जब तक वो बदलाव नहीं होगा, सरकारें नहीं बदलेंगी, व्यवस्था नहीं बदलेगी। और एक बहुत छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। चूंकि मैं कह रहा हूं कि जो मौजूदा सरकार है वो भी बहुत बेहतर काम कर सकती है, जब बस बशर्ते कि उसकी नीयत हो। जब अर्ली 90s में ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, भूमंडलीकरण का, उदारीकरण का, व्यापार खुला, पूरी दुनिया खुली और हम पूरी दुनिया के लिए बाजार बने, उस समय हमारी जीडीपी और आंध्र की जीडीपी, इस दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। अगर आप डेटा जाके देखेंगे तो तकरीबन बमुश्किल 20-22% का डिफरेंस था, और भी कम रहा होगा, 10% से 20% के बीच रहा होगा, जीडीपी में डिफरेंस नहीं था। अब आप देखिए कि उस राज्य का विकास और बिहार का विकास पिछले 30-32-35 सालों में देख लीजिए, जब से 32 सालों में जब से उदारीकरण आया, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, दूसरे राज्यों में विकास क्यों हुआ और बिहार का विकास क्यों नहीं हुआ? ये एक बड़ा प्रश्न उठता है, और उसमें लगातार जातिवाद की राजनीति और विकास को पीछे रख देना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हमें लगता है कि हम सब लोगों को अपने अपने स्तर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं, मैंने इसीलिए आप सब लोगों से, हम आम लोग हैं, हम लोग के मन में ये सब सवाल हैं, बुद्धिजीवियों के मन में 4 सवाल होंगे, लेकिन वो चारों सवाल राजनीति के इर्द गिर्द चले जाएंगे। हमारा ये कहना है कि हमको अपनी सोसाइटी पर भी ध्यान देना है, हमको अपने समाज को भी बदलना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हम अपने समाज में क्या बदलाव ला सकते हैं। अगर हम समाज में बदलाव नहीं ला पाएंगे तो हम बेहतर विकास की परिकल्पना नहीं कर सकते, बेहतर बिहार की सोच हम नहीं ला सकते। तो हम सब लोग को लगता है कि थोड़ा थोड़ा प्रयास हम सब लोगों को करना चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा, हम लोग लगातार इस पर बीच बीच में चर्चा करें, कभी कभी बहुत ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस पे हम बात करें। और एक फाइनल कमेंट के लिए मैं राजकिशोर जी को आमंत्रित करता हूं, उसके बाद मैं इस कार्यक्रम को खत्म करूंगा। जो करना है, सवाल है कि हम करना चाहते हैं, हमको करना चाहिए, लेकिन हम करेंगे कैसे? प्रश्न ये खड़ा है। तो हमारे हाथ में शक्ति क्या है? समाज के हाथ में शक्ति नहीं है, सारी शक्ति सत्ता के हाथ में है। तो जो शासन करता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनसे हमको काम करवाने के लिए उनको बाध्य करने की स्थिति में जब तक नहीं होंगे तब तक कोई काम नहीं होगा। ये हमको पहले समझना पड़ेगा, क्योंकि सारी शक्तियां उनके पास हैं, समाज के हाथ में कोई शक्ति नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे बाध्य कर सकते हैं, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। और ये पहले मन में, इसके साथ साथ हमको ये सोचना चाहिए मन में कि हम शासनकर्ताओं से प्रश्न पूछें, उनको प्रश्न पूछने के बाद उनको हम पूछें कि भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा है, उनको इस स्थिति में लाएं, उनको ये पता लगे कि हमसे प्रश्न पूछेंगे लोग और हमको उत्तर देना पड़ेगा। ये स्थिति सबसे प्रारंभिक स्थिति होगी हमारे काम करने की, मेरी समझ में ये है। सर एक मिनट सर, भ्रष्टाचार भी देश का, चाहे बिहार का, बहुत बड़ा ये है। मेरे मन में एक बात आता है कि जो 18 साल के बाद जैसे काम करने का रूल है, तो गवर्नमेंट ऐसा क्यों ना कर दे कि आफ्टर 18 हर आदमी इनकम टैक्स रिटर्न भरे, जीरो, अगर नहीं कमा रहा तो जीरो, अगर जब जो इनकम करे इनकम टैक्स नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार को टैक्स नहीं देगा, लेकिन लोग इनकम टैक्स पे या तो अलग एक पैरेलल व्यवस्था बना के हर आदमी हर साल प्रति वर्ष कितना कमा रहा है, नहीं भी कमा रहा है तो जीरो है। जब कमाना शुरू करेगा तब क्या होगा, मान 10 साल 20 साल बाद वो कमाएगा तो दिखाएगा ना, हम हर साल इतना कमा रहे हैं, तो फिर उस पर लगाम लगाया जा सकेगा। सर मैंने अब सरकार को ऐसा करना चाहिए, मेरे मन में आता है कि मेरा बस तो मैं तो कर दूंगा कि सभी को 18 साल के बाद भैया आप इनकम टैक्स पैन कार्ड से भरो और कितना कमा रहे हैं आप हर साल,
नहीं कमा रहे तो जीरो, अगर कमा रहे हैं तो दिखाइए। टैक्स तो आपको 7 लाख के ऊपर ही लगेगा, 8 लाख के ऊपर ही लगेगा, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा कि आप हर साल, चाहे नेता हो, चाहे गरीब हो, चाहे बड़ा हो। अब मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार पे इसे बहुत अच्छा लगा मरेगा सर। बिल्कुल ठीक कह बस रहे हैं इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करूंगा, और आपसे बहुत कुछ अच्छा लगा सीख के, और मैं चाहूंगा कि आपसे वैचारिक जुड़ा रहे। जी सर, बहुत जी सर, अच्छी बातचीत हुई और हम लोग 1 जी घंटे से सर, ज्यादा तक बातचीत करते जी रहे। सर, मैं अभी सभी दर्शकों को, जो भी लोग इसको देखेंगे, जी सर, मैं लोगों को, जी आप सर, लोगों को मैं बता देता हूँ जी कि सर, ये वीडियो एडिट करके रात तक या कल सुबह तक इसको हम जी, यूट्यूब चैनल पे डाल देंगे। और जी सर, इन दिनों चूंकि बहुत सारी व्यस्तता होती है, बहुत सारे काम जी की सर, वजह से भी, फिर भी मैं थोड़ी-थोड़ी चर्चा कोशिश करता हूँ कि हफ्ते में 1-2 दिन, 2-3 दिन किसी मुद्दे पर सर मैं यूट्यूब ड्यूटी पे अपनी करता हूँ, बात। और मैं फ्राइडे को जुड़ पाऊंगा, बाकी दिन थोड़ा दिक्कत होगा। आज नहीं, छुट्टी नहीं, था नहीं, गुड़ी मैं पड़वा रोज का, तो तो मैं सब मेरे जी, लिए तो रोज वैसे ही संभव नहीं है, या नहीं, आज तो फ्राइडे बिहार को रख दिवस सकते था। हैं, फ्राइडे को। जी सर, जी, जी, बिहार दिवस था, इसलिए ठीक हम है लोगों ने सर। आज ये चर्चा कर जी ली। सर, मैं ये कह रहा जी हूँ कि सर, मैं यूट्यूब पे अपनी बात रखता हूँ। मैं लाइव डिबेट तो नहीं करता, लेकिन मैं जी, अपनी बात यूट्यूब पे रखता हूँ। तो आप लोग अगर यूट्यूब पे जाएँगे तो वहाँ जी, आप सुन पाएँगे। मैं बहुत सारे मुद्दों पर जरूर, अपनी चर्चा वहाँ करता हूँ, और इस बातचीत को भी हम वहीं डालेंगे, ताकि ज़्यादा जरूर, से ज़्यादा लोग इस बातचीत को सुन सकें। और जरूर। बहुत सारे, चूँकि अब आप सब लोगों का ईमेल आईडी, अगर आप लोग मेरे ईमेल आईडी पे अगर आप लोग अपना ईमेल आईडी भेज दें, तो जी सर, मैं आपको लिंक भेज दूँगा। और हम्म, या फिर मैं ऐसा करूँगा कि सब लोग ट्विटर पे तो होंगे ही, तो ट्विटर पे और जी, जी, फेसबुक पे भी मैं शेयर नहीं, कर दूँगा, तो वहाँ से आप नहीं, लोग देख लेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे सब किसी को टैग करना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। जी, तो आज की बातचीत हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, और फिर बातचीत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि बेहतर सभी को बिहार के लिए नमस्कार सर। कुछ न कुछ प्रयास करें। नमस्कार। तो जरूर। ये थी आज की हमारी बातचीत बिहार दिवस के उपलक्ष्य पर, और उम्मीद है कि आपको कुछ समस्याओं के बारे में पता चला होगा, क्योंकि इन सारी बातचीत में जब आम लोगों से आप बात करते हैं, तो वही सारी बातें निकल कर आती हैं जो मुख्य समस्याएँ हैं, जो मूल कारण हैं। इस बातचीत में 3 विषय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से सामने आए। एक तो अशिक्षा, दूसरा कानून व्यवस्था, और तीसरी बात लोगों का पलायन, यानी रोजगार की कमी। मतलब कि सारी समस्याएं बिहार में जस की तस हैं। कैसे खत्म होगी? आप भी सोचिए, आप भी अपनी राय रखिए, आप भी प्रयास करिए। परिस्थितियां बदलनी होंगी, नहीं तो हम सिर्फ इतिहास में बेहतर बिहार की बातें करते रह जाएंगे। भविष्य में बिहार और ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर मिलेंगे, फिर बात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।